नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया है, उसी के क्रम में ये आज तीसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि हमें इस सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, यानी कि इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, कैसे पता चला कि सिंधु घाटी नाम की एक सभ्यता थी, उसके बारे में कैसे हम लोगों ने जानकारियाँ प्राप्त की। तो सबसे पहले ये बात है 1826 में एक यात्री था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। एक यात्री था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था चार्ल्स मैसन ने इन्होंने अपनी, जैसे ये यात्री थे तो इन्होंने जो है अपनी यात्राओं के क्रम में एक बुक लिखी थी, समझ लो एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज़। जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज़। तो इन्होंने उस अपनी इस जो है ये जो नैरेटिव ऑफ जर्नीज़ है, इस पत्रिका में इन्होंने एक स्थल की जानकारी दी कि जो मतलब पाकिस्तान के बारे में बताया कि वहाँ जहाँ वर्तमान का पाकिस्तान है वहाँ पे इन्होंने बताया कि वहाँ पे एक ऐसा स्थल हो सकता है जहाँ पे ऐसे जो है चट्टानों के मतलब ये सॉरी किसी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। बेसिक जानकारी दी कि कोई प्लेस है, खंडहर है जहाँ पे ईंटें हैं, जहाँ पे कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने अपनी उस पत्रिका में अनुमान लगाया कि यहाँ पे एक सभ्यता हो सकती है, कोई सभ्यता इसके नीचे दबी हो। ठीक है, इसका उत्खनन किया जाए तो यहाँ से किसी न किसी सभ्यता के बारे में जानकारी मिल सकती है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी दी कि वहाँ पे कुछ हो सकता है। ठीक है, बेसिक जानकारी दी। उसके बाद क्रम आता है जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन नाम की ये दोनों लोग, इनको बर्टन बंधु के नाम से जानते हैं, बर्टन बंधु से के नाम से। ये क्या करते हैं? ये जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे, कराची से लाहौर तक की ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे। कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछा रहे थे और रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में इन्हें फ्री की ईंटें मिल गई। फ्री की ईंटें कहाँ से मिल गई? एक खंडहर दिखा जहाँ पे इन्हें बहुत सारी ईंटें मिली और इन्होंने उन ईंटों का जो है यूज़ क्या किया? रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन ईंटों का यूज कर लिया। ये बात है 1856 की। उन ईंटों का यूज कर लिया इन्होंने। कोई इनका योगदान नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, बस इतना ही है कि इन्होंने एक खंडहर दिखा, वहाँ से ईंटें जो है उठा ली और उसका क्या बना दिया? रेलवे लाइन बिछा दिया। हालांकि इन्होंने इतिहास के साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर था, कौन सा जिसको इन्होंने नष्ट कर दिया, उसकी भी हमें जानकारी मिलती। तो इन्होंने, इनका नाम क्या था? इनका नाम था बर्टन बंधुओं का जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। विलियम बर्टन। उसके बाद जो अगले हमारे जो हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को कल हमने क्या पढ़ा था? अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हमने कल कुछ देखा था, कल के वीडियो में नहीं, परसों के वीडियो में। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये है कि प्रागैतिहासिक काल के जो पिता हैं किसको बोला जाता है? ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप लोग बताइएगा। तो आज भी हम अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या योगदान है? इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र पर शोध करने का प्रथम प्रयास किया। जो रीजन है हड़प्पा वाला, अभी हम देखेंगे कहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता, कहाँ उसका कितना विस्तार है। अभी हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हमें पता चला, क्रम क्या रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अध्ययन का क्या क्रम रहा, कैसे कैसे हमें जानकारियाँ मिली। तो इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या योगदान है? इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र पर शोध करने का प्रथम प्रयास किया। हड़प्पा क्षेत्र पर शोध का प्रथम प्रयास, शोध का प्रथम प्रयास, शोध का प्रथम प्रयास किया। चलिए इसके बाद जो है अगला जो सबसे सही प्रयास था, यानी कि जहाँ से कुछ आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, वो थे आपके सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया? जॉन मार्शल ने 1921 में दो भारतीयों की सहायता से, दो भारतीयों का क्या नाम है? एक का नाम था आपका दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और दूसरे का क्या नाम था? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी की सहायता से जो आपके सर जॉन मार्शल हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। कहाँ पे? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता वाले रीजन में। ठीक है, तो जो सबसे पहला सार्थक प्रयास हुआ वो जॉन मार्शल के द्वारा हुआ। दो भारतीयों की सहायता ली, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, खुद इन्होंने नेतृत्व किया और सर्वप्रथम एक स्थल जो इन्होंने खोज निकाला
वो था हड़प्पा। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहला जो सिंधुकालीन सभ्यता स्थल खोज निकाला वो था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा, 1921 में। ठीक है। और राखालदास बनर्जी ने भी खोज निकाला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम भारत में जो स्थल खोजा गया वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 भारतीयों की सहायता से खोजा गया, जिनमें जो पूछे कि सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया, तो वो था आपका हड़प्पा। क्या था आपका? हड़प्पा। किसने खोजा? दयाराम साहनी। और राखालदास बनर्जी ने क्या खोजा? मोहनजोदड़ो। लेकिन जो पहला था वो क्या था? पहला आपका था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज उसके बाद हुई, उसके 1 साल बाद, 1922 में। चलिए, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि साहनी, हड़प्पा, राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना देते हैं कि आप लोग हमने याद किए। जैसे देखो, आप लोग अभी मेरा वीडियो कहाँ देख रहे हो? 360 पिक्सल पे, 240, सब लोग बढ़िया एचडी में देखते हो ना, 720 1080 पिक्सल्स पे, तो एचडी में देखते हो ना। चलिए, तो देखिए, और दूसरी बात एचडी, तो एच से हो गया आपका हड़प्पा और डी से हो गया आपका दयाराम साहनी। ठीक है। ये वीडियो आप किस पे देख रहे हो? एचडी फॉर्म में देख रहे हो, एचडी फॉर्मेट में देख रहे हो, तो एचडी। राखालदास बनर्जी का राम। ठीक है। रा से राखालदास बनर्जी और माँ से मोहनजोदड़ो। राखालदास बनर्जी और माँ से मोहनजोदड़ो। तो राम भगवान को आप एचडी में देख रहे हो, राम भगवान को आप एचडी में देख रहे हो, राम को आप एचडी में देख रहे हो। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक, आपको इसको याद रखना है। तो चलिए अभी इसको एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, यानी कि इसके बारे में हमें पता कैसे चला। तो जो सबसे पहला प्रयास किया था वो किसने किया था? वो प्रयास नहीं, उसकी जो बेसिक जानकारी थी वो 1826 में चार्ल्स मैसन ने अपनी बुक नैरेटिव ऑफ जर्नीज में दी थी। उसके बाद बर्टन मंदुओं को 1856 में कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में एक खंडहर दिखा, जहाँ से उन्होंने ईंटें यूज की और उसको रेलवे लाइन में उसको बिछा दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र पर शोध का प्रथम प्रयास किया, किंतु कोई बहुत आउटपुट इन्होंने नहीं निकाला। जो सबसे पहला सार्थक प्रयास हुआ वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 भारतीयों की सहायता से, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी की सहायता से हुआ। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला 1921 में, और राखालदास बनर्जी ने आपके मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। ये हो गई इसकी बेसिक जानकारी, यानी कि कैसे इस सभ्यता को खोजा गया। अच्छा, ये हड़प्पा आपसे पूछा जाए कि पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा। पहला खोजा गया स्थल, पहला खोजा गया स्थल क्या था आपका? तो पहला खोजा गया जो स्थल था वो आपका हड़प्पा था। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस टाइम पीरियड की ये सभ्यता है। जैसे कल हमने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल देखा, तो वो कब की सभ्यता थी, कितने पुराने, यानी कि हमने क्या देखा कि लगभग 10,000 BC ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल था। 10,000 से 4,000 के बीच मध्य पाषाण, 10,000 से, और एक निश्चित जब मानव ने धातुओं का यूज करना सीख लिया तब तक नवपाषाण काल था। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये यहाँ पे जो हम टाइमिंग बताएंगे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही टाइमिंग है। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए भारत है, कहीं पे आदमी अभी मध्य पाषाण काल पे जी रहा है, कहीं उसने आग की खोज कर ली थी, कहीं वो अभी एकदम बेसिक जीवन यापन कर रहा है। नर्मदा नदी घाटी का मानव एक पिछड़ा हुआ है। आपके बलूचिस्तान सिंध प्रांत का जो आदि मानव था, मान लीजिए वो नवपाषाण काल में चला गया है। यानी कि एग्जैक्ट हर जगह जो है डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट धीरे धीरे होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया किसी एरिया में, तो इसका कोई हम निश्चित कालखंड में नहीं बांट सकते। अध्ययन की सुविधा के लिए छोटे छोटे कालखंडों में बांट लेते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद, उसके पहले आपको उस विशेष काल की विशेषताएं नहीं देखने को मिलेंगी, तो मिलती हैं। ठीक है। तो चलिए वैसे यहाँ पे भी देखते हैं सिंधु काल में। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समयावधि यानी कि काल के बारे में बताया गया वो सबके द्वारा अलग अलग बताया गया है, किंतु हम कई विद्वानों ने, हम जो यहाँ पे देखेंगे वो जो सर्वमान्य है वो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के अनुसार जो टाइम पीरियड निकाला गया है, ये एक प्रणाली होती है जिससे कि समझ लीजिए इतना कि कार्बन 14 जो है एक काल, मतलब किसी सभ्यता का जो कालखंड पता करने की एक प्रणाली है, वैज्ञानिक प्रणाली है। तो उसके आधार पे हमने जो है क्या पता किया, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2300 से 1750 BC। ठीक है। ये हो गया इसके काल के बारे में जानकारी, और ज़्यादातर इतिहासकार इसी से सहमत भी हैं। अब नामकरण देख लेते हैं। नामकरण यानी कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है, किस किस नामों से जाना जाता है। जिसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु
सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये इसके प्रमुख नाम हैं जिन नामों से इनको जाना जाता है। अच्छा ये बताइए कि ये नाम कैसे रखे गए हैं। देखिए ये नाम ऐसे रखे गए हैं कि जैसे हमें उस समय किस नाम से जाना जाता था, उस शहर का क्या नाम था, हमें कोई जानकारी नहीं है, हम अभी के अनुसार इन नामों को रख देते हैं। तो जैसे जब कोई सभ्यता खोजी जाती है तो उसको कई नाम रखने की कई सारी प्रणालियाँ हैं। जैसे सबसे सरलतम क्या होता है कि जिस नदी के किनारे वो मिलती है उसको उस नदी के नाम से उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। जैसे सिंधु नदी के किनारे मिली तो सिंधु सभ्यता बोल दिया गया। और या फिर दूसरी नाम की पद्धति क्या होती है कि जैसे उस सभ्यता में जहाँ पे पहला स्थल खोजा गया, तो हड़प्पा में पहला स्थल खोजा गया था, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ सिंधु सरस्वती सदी, जो सरस्वती विलुप्त हो गई है नदी, वो भी वहाँ पे थी। उस सरस्वती के किनारे भी कई सारे स्थल मिले हैं, तो इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। जो ज़्यादातर नाम यूज किया जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता इसे बोला जाता है। तो ये हो गई नामकरण की चर्चा। अब बात करते हैं हम इसके उद्भव के बारे में। उद्भव, ठीक है। उद्भव का मतलब है कि किन लोगों ने इस सभ्यता को बनाया था, यानी कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो कहाँ के थे, यहीं के थे, यानी कि आपके भारतीय उपमहाद्वीप के थे या फिर कहीं और से आए थे, अन्य महाद्वीपों से आए थे, कहाँ के थे, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ विशिष्ट विद्वानों के नाम और उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, एक हैं आपके रफ़ीक मुग़ल। इन्होंने क्या बोला, रफ़ीक मुग़ल ने बोला कि जो रावी नदी के किनारे लोग रहते थे, रावी के किनारे जो है लोग रहते थे, उन्होंने ही इस सभ्यता का निर्माण किया है। रावी के किनारे जो लोग रह रहे थे उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया है। उसके बाद हम अमलानंद घोष महोदय ने क्या कहा है, अमलानंद घोष, इनका याद रखना है। अमलानंद ने क्या बोला है कि जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति थी, यानी कि हड़प्पा के पूर्व जो संस्कृति थी, पूर्व हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। हड़प्पा के पहले जो संस्कृति थी उसी का ये डेवलप रूप है, वो ये अमलानंद घोष ने बोला है। उसके बाद आपको याद रखना है अर्नेस्ट मैके, इनको EGH मैके भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये सुमेरियन सभ्यता से इसका विकास, बोला कि सुमेरियन सभ्यता जो थी, सुमेरियन सभ्यता से इसका विकास होता है, सुमेरियन सभ्यता से विकास। इसमें देखिए सबके अलग अलग मत हैं, इसको आपको याद रखना है कौन क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद देखिए राखलदास बनर्जी, अभी आपने देखा कि राखलदास बनर्जी ने भी बहुत अध्ययन किया है सिंधु घाटी सभ्यता पे, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने क्या बोला है, राखलदास बनर्जी ने बोला है कि द्रविड़ों को, यानी कि द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता बोला है, द्रविड़ों को बोला है, ठीक है, द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता बोला है। द्रविड़ों को, थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो आपको थोड़ी सी नॉइस जा रही होगी, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। तो द्रविड़ों को सभ्यता का निर्माता कौन बोला है, राखलदास बनर्जी ने। द्रविड़ कौन थे, देखिए अभी हम पढ़ेंगे इसको, जब हम आर्यों को पढ़ेंगे, इतना छोटी सी बात याद रखिए कि आर्य यहाँ पे आए, आर्यों के आने के पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में मूल यहाँ के निवासी लोग थे उनको द्रविड़ बोला जाता था। फिर आर्य आए और यहाँ के जो पहले से आर्य आने के पहले जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको द्रविड़ बोला जाता, ठीक है। उसके साथ एक और याद रखिएगा एक लोगों को, TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर, ये रामचंद्र का याद रखिए, दोनों नाम याद रखिएगा, मन हो तो। TN रामचंद्र ने क्या बोला है, आर्यों को बोला है। जैसे राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ों को बोला है, वैसे इन्होंने आर्यों को सभ्यता का निर्माता बोला है। किस सभ्यता का, इसी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता बोला है। चलिए ये हो गए उद्भव के बारे में, ठीक है। अब हम इस सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है हम इसका विस्तार देखेंगे, ठीक है। तो विशेषताएं देखिए, विशेषताएं, इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे, सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अभी हम यहाँ 60 में देख ले रहे हैं, आगे हम जो है इसका अच्छे से देखेंगे। तो इस सभ्यता की क्या विशेषताएं, यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी यह, एक सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी काल में मानव ने कांसे का निर्माण, जो कांसा धातु होती है, मिश्र धातु है ना, कांसा किसकी किसकी मिश्र धातु है, बताइए कमेंट में आप। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे बोला जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक सभ्यता,
आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य इतिहास क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, परसों पढ़ा था ना। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इससे बोला जाता है, परसों की वीडियो में बताया गया था। क्यों बोला जाता है कमेंट में बताइए। चलिए ये चीज़ भी है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों बोला जाता है, आप लोग ये बताइए। इसकी एक विशेष क्वालिटी और ये थी कि ये बोला जाता है कि एक शांति प्रिय सभ्यता रही होगी। शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता रही होगी, क्योंकि जब भी इसका अध्ययन किया गया तो कुछ युद्धों का कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिला। युद्धों का कोई विशेष साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिला, इसीलिए इसे शांति प्रिय सभ्यता बोली जाती है। और ये व्यापार प्रधान बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, जहाँ जो है मुख्यतः हम जब साक्ष्य देखते हैं कि यहाँ बहुत व्यापार होता था। उतना फोकस कृषि पे नहीं था जितना फोकस यहाँ पे व्यापार पे था। और ये बहुत विस्तृत थी। अभी हम इसका विस्तार देखेंगे तो समझेंगे कि इसका विस्तार जो है कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेके अफगानिस्तान और भारत उपमहाद्वीप महाराष्ट्र तक, इधर उत्तर प्रदेश तक लंबा चौड़ा इसका विस्तार था। तो इसको विस्तृत सभ्यता ये बहुत थी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था हम आगे देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था भी देखेंगे कि यहाँ देशी व्यापार विदेशी व्यापार हो रहा था। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि चांदी की प्राप्ति के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। चांदी की प्राप्ति हुई है, चांदी की प्राप्ति के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे एक विशिष्ट लिपि मिली है। ठीक है, बर्तनों के निर्माण की कला मिली है, मूर्ति निर्माण कला मिली है। ये जो है प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं, जिनका डिस्कशन हम अभी आगे और करेंगे। यहाँ से हम शार्ट में देव है थोड़ा सा देखे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। चलिए विस्तार से पहले हम एक छोटा सा यहाँ इंडिया का मैप बनाते हैं, रफ मैप बनाते हैं, और उसमें देखते हैं पहले इसकी बाउंड्री हम देखेंगे। ठीक है, ये है आपके इंडिया का एक रफ मैप। एक मिनट, ऐसे शॉर्ट में बना ले रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपके इंडिया का मैप। चलिए अब विस्तार देखते हैं, आपको यहाँ से विस्तार समझाते हैं। देखिए इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था वो जम्मू कश्मीर में था, उसका नाम था मांडा। ठीक है, जो कि चिनाब नदी के तट पे था। कहाँ पे था, चिनाब नदी के तट पे था। ये सबसे उत्तरी स्थल है। मैप में आप जानते हैं ना, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ऊपर उत्तर यहाँ पे सबसे उत्तरी स्थल क्या था, मांडा था, चिनाब नदी के तट पर। सबसे अंतिम में जो था वो था आपका दैमाबाद। ये कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है। ये एक नर्मदा की सहायक नदी के तट पे था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इसका पूर्वी हिस्सा था वो था उत्तर प्रदेश में। जो स्थल की प्राप्ति हुई उसका नाम था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। अच्छा, सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो जो सबसे पश्चिमी स्थल है उसकी प्राप्ति हमें हुई है यहाँ पे बलूचिस्तान वाले एरिया में, सूतका गेंडोर उसका नाम है, सूतका गेंडोर। ये कहाँ है, ये आपका बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। किस नदी के तट पे है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि दास्क नदी के तट पे है। कहाँ पे है, दास्क नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चारों दिशाओं में बाउंड्री देखी। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के तट पर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी के तट पर, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है जो कि हिंडन नदी के तट पर है, और सूतका गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि दास्क नदी के तट पर है और कहाँ है, बलूचिस्तान में है। चलिए अच्छा, अभी इसका हम एक पूछता है कि किस आकार में ये फैली थी सभ्यता। ठीक है, तो अभी आप लोग, ये लगभग त्रिभुजाकार में फैली हुई थी ये सभ्यता। देखिए ये आपका लगभग ये त्रिभुजाकार में ये सभ्यता फैली थी। ये थोड़ा सा कर्व्ड है लेकिन इसको हम लगभग त्रिभुजाकार कह सकते हैं। ये कैसे फैली थी, ये सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली थी। अच्छा, ये जो इसकी इन दोनों स्थलों के बीच की दूरी थी ये थी आपकी 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या था, 1400 किलोमीटर था, और पूरा पश्चिम विस्तार इसका कितना था, पूरा पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर था। इस सभ्यता का पूरा पश्चिम विस्तार कितना था, 1600 किलोमीटर था। चलिए विस्तार हो गया। अब इसका विस्तृत, इसका क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल के एरिया में फैली थी पूछा जाए तो वो है 12,99,000
वर्ग किलोमीटर में ये फैली थी। इसको हम क्या कह सकते हैं कि लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर, 13,000 वर्ग किलोमीटर, 13,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए, तो हमने अभी इसका विस्तार देखा। विस्तार में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विस्तार में क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 13,000 वर्ग किलोमीटर है लगभग। उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर। सबसे उत्तरी स्थल मांदा, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, दा से दक्षिणी, दा से दैमाबाद। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो है सूतकंगेंडोर, दास नदी के तट पर बलूचिस्तान में। ये हो गया इसका विस्तार। अब यहाँ नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट ये है कि देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो गुजरात है, स्वतंत्रता के बाद ये स्वतंत्र 1921, 1922, उस समय 1947 के पहले जितने स्थल खोजे गए वो ज़्यादातर जो है आपके देख रहे हैं ये पाकिस्तान वाले एरिए में है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो स्थल खोजे गए, सबसे अधिक स्थल, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थलों की प्राप्ति कहाँ से हुई पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थलों की प्राप्ति गुजरात से हुई। स्वतंत्रता के बाद गुजरात, याद रखें, गुजरात में सबसे अधिक स्थल खोजे गए। ठीक है, और याद रखना है कि देखिए ये जो सभ्यता थी, इसके स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 3 देशों में पाए गए हैं। वो देश कौन से हैं, वो आपका सबसे पहला हमारा प्यारा भारत, फिर पड़ोसी खुन्नजहा पाकिस्तान और फिर उसके बगल अफगानिस्तान। ठीक है, इन तीनों देशों में इसके स्थल मिले हैं। लगभग जो है 40 से 50 जो है साइट्स यानी कि स्थल पाकिस्तान में मिली हैं। अफगानिस्तान में 2 साइट्स हैं लगभग, और भारत में तो लगभग 900 से अधिक साइट्स खोजी जा चुकी हैं अभी तक। टोटल पूछा जाए तो अब तक खोजे गए जो कुल टोटल स्थल हैं वो 1500 से भी अधिक हैं। और इसकी विस्तार की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि ये बहुत विस्तृत थी। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर हम इस सभ्यता की तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो नील नदी घाटी की सभ्यता थी, नील की सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी, दोनों को जोड़ दिया जाए, नील नदी घाटी सभ्यता प्लस मिस्र की सभ्यता, दोनों को जोड़ दिया जाए तो उससे भी 12 गुना बड़ी सभ्यता थी ये, उससे भी 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, तो यह होगा विस्तार की चर्चा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चला। तो पहला प्रयास चार्ल्स बर्टन ने किया 1826 में, नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इन्होंने लिखा, इसकी बेसिक जानकारी दी। फिर बर्टन बंधु थे, वो क्या कर रहे थे, वो रेलवे की लाइन बिछा रहे थे कराची से लाहौर तक, और उसी क्रम में उनको एक ईंट की चट्टान मिली जहाँ से उन्होंने ईंटें निकाल कर यूज कर ली। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा शोध पर पहला प्रयास किया। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के माध्यम से 1921 में पहला जो है सार्थक प्रयास किया। हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की। बताया एचडी मूवी आप देख रहे हैं, राम जी की एचडी मूवी देख रहे हैं, राम जी को एचडी में देख रहे हैं। रासे राखलदास बनर्जी ने खोजा मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी ने खोजा आपका हड़प्पा। थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्योंकि रिवीजन का समय है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो इसका सर्वमान समय अवधि है वो 2300 बीसी से 1750 बीसी के मध्य जानी जाती है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आदि नामों से इसको जाना जाता है। किस नाम से क्यों जाना जाता है इसकी चर्चा कर ली है। उसके बाद उद्भव के बारे में देखा। रफीक मुगल ने क्या बोला, रा से रफीक मुगल, ये बोले कि रा से रावी के लोग किनारे लोगों की संस्कृति है। अमलानंद घोष ने बोला कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति से ये उसका उद्भव हुआ है। मैके साहब ने बोला कि सुमेरियन सभ्यता से विकास हुआ है। राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता बताया, तो वहीं टी.एन. रामचंद्र जी ने आर्यों को इस सभ्यता का निर्माता बताया। विशेषताएं आप लोग पढ़ लीजिएगा। विस्तार हमने बताया कि मांडा सबसे उत्तरी स्तर, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्तर, सबसे पश्चिमी स्तर सूतकंगेंडोर। क्षेत्रफल लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में पाए गए। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके लगभग 900 स्थल भारत में, 40 से 50 स्थल पाकिस्तान में और 2 स्थल, लगभग 2 स्थलों की खोज अफगानिस्तान में की जा चुकी है। अभी तक टोटल 1500 प्लस स्थल खोजे जा चुके हैं। नील सभ्यता प्लस मिस्र की सभ्यता दोनों को अगर हम जोड़ दें उससे भी लगभग 12 गुनी सभ्यता ये बड़ी है, ऐसा जो है विद्वान लोग मानते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इतनी जानकारियाँ ली। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करिए और नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए। नोट्स आप बोलेंगे तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन मेरी यही सलाह है कि आप लोग नोट्स खुद से बताइए, ठीक है।
नोट खुद से बनाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर से किसी एक नए वीडियो में। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद और बढ़िया जोरदार तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार सभी को क्या बनना है, लेखपाल बनना है।